हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई सिटी इंजीनियरिंग। दिस इज़ रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का। तो बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट जो है, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं फॉर यूपीपीएससी एई 2024 एग्जामिनेशंस। इसके प्रीलिम एग्जामिनेशन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इस प्रीलिम्स के 22 जो टॉपिक्स हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट के, उस 22 में से एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक ये भी है, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, इसका आप देख रहे हैं आज 13th लेक्चर। ये जो 13th लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं बताऊंगा, उससे पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पूरा वीडियो टिल द एंड मस्त से ध्यान से देखिएगा, मज़ा आएगा और अच्छी चीज़ आपको इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने को भी मिलेगी, जिससे आपको क्वेश्चन पेपर में कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिख सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो समझेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो भाई देखिए, आज की क्लास का टॉपिक है डायनामोमीटर टाइप एमीटर। क्विकली एक बार रिवाइज करवा दूं आप लोगों को, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का बेसिक। ठीक, कि ये जो डायनामोमीटर टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्या होते हैं। मैं आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स बता रहा हूँ। ये भी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी का ही पार्ट है, और इसी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं ईएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं। तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट का टाइप चल रहा है वो है ईएमएमसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट। ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट है ये। तो इनका फंडामेंटल मैंने आपको पहले दिन ही अपनी प्रीवियस जो क्लास थी, 12 नंबर की जो क्लास थी, क्लास नंबर 12, उसमें मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि इसका फंडामेंटल क्या होता है, इसकी वर्किंग कैसी होती है। कि यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेटअप होगा। मतलब साधारण शब्दों में अगर समझना हो ना, तो बिल्कुल आसानी से आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेटअप है, दूसरी तरफ आपके पास एक मूविंग कॉयल है, कुछ इस तरीके से ये इस सेटअप के बीच में प्लेस्ड है, और इस मूविंग कॉयल के साथ हमारा पॉइंटर जो है वो अटैच्ड होगा, लाइक दिस। बस इतना ही सेटअप होता है इसके अंदर। मतलब क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर नोन एज फिक्स्ड कॉइल्स, और ये जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, दिस इज अ मूविंग कॉयल। अब होता क्या है कि कॉयल में सप्लाई हम जैसा प्रोवाइड करेंगे उसी के आधार पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो इन कॉइल्स के अंदर भी ये जो कॉइल्स हैं हमारी यहाँ पर, है ना, ये देखिए, इनके अंदर भी हम जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं उससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। येलो वाली जो कॉयल है, यानी कि जो मूविंग कॉयल है, इस पर भी जो हम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं उसके आधार पर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में जैसे इंटरेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा, और हमारा मशीन जो है उसके अकॉर्डिंग पॉइंटर जो है वो मूवमेंट शो करेगा। ठीक है, इतना तो बेसिक प्रिंसिपल है, ये तो हम समझ गए थे पिछली क्लास में। नया क्या है भाई, डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग देख रहे थे। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसका एक सिंपल सेटअप मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था पिछली क्लास में, कि यहाँ पर ऐसा समझिए कि हमारे पास ये दो सेट में होता है फिक्स्ड कॉइल। अब इसको मैं सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये तो बेसिक डायग्राम हो गया इसका। सर्किट कैसा दिखाई देता है इसका वो समझते हैं। तो दो कॉइल होते हैं हमारे पास। ठीक है, जो कॉइल होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल जो होता है, इसमें से एक फिक्स्ड कॉइल रहता है और एक मूविंग कॉइल रहता है, ये वाला। मूविंग कॉइल के साथ हमारा पॉइंटर जो है वो अटैच्ड रहता है। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में जैसा इंटरेक्ट करेगी उस अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा। इस आउटपुट को समझने के लिए हमको म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेना को समझना था। तो मैंने आपको ये पूरा चीज़ बताया था ट्रांसफार्मर के एग्जाम्पल से, कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो उसी फंडामेंटल से हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन का कैलकुलेशन करना सीखा, और उससे हमको ये समझ में आया कि जब डॉट कन्वेंशन दिया रहता है हमको, और दो इंडक्टर ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों की सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 है, और आपके पास ऐसे डॉट कन्वेंशन दिया हुआ है ना। डॉट कन्वेंशन के फॉर्म में आपको बताया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस M है इन दोनों के बीच। तो आप इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैसे बता सकते हैं, जैसे इस केस का कैसे बताएंगे। तो आप भाई यहाँ से देखेंगे कि सर करंट अगर एक डायरेक्शन में भेजता हूँ मैं, दोनों डॉट से करंट की क्या पोजीशन है, कि किसी डॉट से आउटगोइंग है, किसी से इनकमिंग है, ऐसा नहीं। अगर दोनों डॉट से सेम पोजीशन होगी करंट की, अगर आउटगोइंग एक डॉट से है तो दोनों डॉट से आउटगोइंग हो,
या एक में इनकमिंग हो रही है तो दूसरे वाले में भी करंट इनकमिंग हो रही है। तो ऐसा जब कंडीशन आता है कि दोनों ही डॉट से करंट की ओरिएंटेशन सेम हो जाती है, उस केस में एडिटिव पोलैरिटी क्रिएट होती है और आपका इक्वेशन बनता है L1 प्लस L2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M। इसका पूरा कंसेप्ट डिटेल में मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है, उसको ज़रूर से देखिएगा। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं आप तो ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा अभी, अगर देखे हैं तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो इस उस पॉइंट को ज़रूर से देख लीजिएगा। तो ये सब आप लोगों से अभी अब बनना शुरू हो गया होगा, आपने इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया पिछले क्वेश्चन में और बनेगा आपसे अब ये, ठीक है। अब मैं उससे आगे की बात करने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ आप समझ गए। इसका अब हमारे डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या काम, उसमें कैसे वर्किंग होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स होते हैं यहाँ पे फिक्स्ड कॉइल्स रहते हैं। लिखवा देता हूँ मैं इस चीज़ को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स आर फिक्स्ड कॉइल। पूछता है एग्जाम में, लेकिन जेई के पेपर में पूछता है कि फिक्स्ड कॉइल कौन से होते हैं, मूविंग कॉइल कौन से होते हैं। बहुत बेसिक सा सवाल है, एई में आपको इतना सिंपल नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा उस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स आर फिक्स्ड कॉइल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेटअप किससे बना, फिक्स कॉइल से, ठीक। तो फिक्स कॉइल है, ठीक है, उसकी कुछ इंडक्टेंस होगी। मूविंग कॉइल होगा, उसकी भी कुछ इंडक्टेंस होगी, ठीक है। देन हमारे पास होगा मूविंग कॉइल। अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, will be assumed to have a self inductance of L2 and current I2। क्यों, क्योंकि I1 मैं फिक्स कॉइल से भेजने वाला हूँ, ठीक। तो ठीक है भाई, तो मतलब डायग्राम ड्रॉ करके मैं आपको ये सेम चीज़ दिखा देता हूँ। तो ये आपके पास एक कॉइल है और ये उसके बगल में मूविंग कॉइल है। तो हम लोगों ने ये माना है कि ये जो फिक्स्ड कॉइल है इसके थ्रू जाने वाली करंट है I1, इसका इंडक्टेंस है L1। दूसरी तरफ जो हमारा मूविंग कॉइल है इसके साथ क्या सीन है, इसके थ्रू जाने वाली करंट है I2, दिस इज आवर मूविंग कॉइल, ठीक है, और इसकी इंडक्टेंस है L2। ये अभी तक का हमारा अजम्पशन है, ठीक है। पॉइंटर किस पे अटैच्ड होगा, मूविंग कॉइल पे अटैच्ड होगा, है ना। यहाँ पर भी पॉइंटर जो है वो किस पर अटैच्ड है, मूविंग सिस्टम के साथ अटैच्ड है, और दिस इज आवर पॉइंटर, ठीक। तो ये यहाँ तक अजम्पशन था, पूरा डेरिवेशन इसी के ऊपर बेस करने वाले हैं हम लोग, इसीलिए। तो अब यहाँ पर सीन क्या है, हमारे पास दो कॉइल है। अगर ये दो कॉइल्स है, दोनों एक दूसरे के करीब में प्लेस्ड है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, वही जो न्यूमेरिकल में आप सॉल्व करे थे कल पिछली क्लास से, क्या क्या होगा भाई, दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। एक कॉइल पे अगर मैं सप्लाई की वैल्यू में चेंज करूंगा तो उससे इंड्यूस्ड फील्ड दूसरी कॉइल का बदलेगा, जिससे कि वहां पर फ्लो होने वाली करंट में बदलाव आएगा। तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना काम करेगा, ठीक। लिख देता हूँ इस चीज को भी। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस will be there between both, कौन कौन से बोथ, फिक्स्ड एंड मूविंग कॉइल्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना रहेगा, ठीक है। तो कंडीशन हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कंडीशन हम लोग ये वाली देख रहे हैं। देखो ये आपके पास दो कॉइल्स है, लेट्स से ये L1 L2, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस M और ये इनकी डॉट कन्वेंशन है। ये दोनों की कंडीशंस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पर आपको इस कंडीशन को देख के क्या लग रहा है, यहाँ पे कैसा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, पॉजिटिव या एडिटिव पोलैरिटी का कि नेगेटिव पोलैरिटी का। तो भाई सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर L इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी L1 प्लस L2। हमको पता है हर केस में L1 और L2 तो सीरीज में अगर हैं तो ऐड ही होंगे ना, इसमें कोई प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं है आपको, इसको इसमें डॉट कन्वेंशन से कोई मतलब नहीं है। बेसिक इंडक्टेंस का फिनोमिना है, दो इंडक्टर्स अगर सीरीज में है तो उनकी नेट इंडक्टेंस प्लस ही होगी, ऐड ही होगी, ठीक है। तो L1 प्लस L2 तो हो गया। यहाँ देखिए करंट की डायरेक्शन आउटगोइंग, इससे भी आउटगोइंग, तो मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, ये भी एडिटिव है।
सो प्लस 2 टाइम्स ऑफ m, ये बनेगा यहाँ पर फॉर दिस केस। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमको मिला। इस एक्सप्रेशन को कैसे यूज करना है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, डैम्पिंग कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम लोग इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में, डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में अभी अभी जस्ट मैं जनरल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि डायनामोमीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होती है, डैम्पिंग कौन सा प्रोवाइड करते हैं, कैसे वर्किंग होती है, पहले वो, फिर उसके बाद एमीटर पे लेके आऊंगा आपको। तो ये तो ठीक है, डैम्पिंग कौन सी देते हैं हम लोगों ने लिखा हुआ है ये चीज़ बहुत पहले, जहाँ पे मैं आपको डैम्पिंग्स के बारे में बता रहा था। कौन कौन सी टाइप की डैम्पिंग होती है हमारे पास एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है, फ्लूइड फ्रिक्शन होती है, एडी करंट होती है, और चौथी वाली कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप डैम्पिंग। ठीक, तो उसमें से हम लोग इसमें कौन सा डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं, एयर फ्रिक्शन टाइप डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं। एयर फ्रिक्शन और किस में प्रोवाइड करते हैं, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में भी करते हैं। ठीक है, ये सब काम के पॉइंट्स इसको लिखिएगा। एयर फ्रिक्शन damping is provided in dynamometer type instruments, और किसमें, एमआई में भी प्रोवाइड होता है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग ही मूविंग आयरन में भी प्रोवाइड करते हैं। सवाल है कि ऐसा क्यों, अब सोचिए आप जरा सा, इसकी वर्किंग काफ़ी हद तक आपको किसके जैसे लगेगी, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट के जैसे दिखेगी। आप अगर सोचे कि ये किससे ज़्यादा सिमिलर है, एमआई से कि पीएमएमसी से, तो आपको दिखेगा एमआई से ज़्यादा सिमिलर है। क्यों, क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स का फॉर्मेशन, या जो भी इसकी स्टैंडर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है, ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू आ रही है। एमआई में कहाँ से आती थी, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में। सोचिए वहाँ पर भी जो भी आपकी ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी वो कौन प्रोवाइड कर रहा था, वो जो कॉयल का सेटअप लगा था वही तो प्रोवाइड कर रहा था। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में ही वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता था, और आयरन का टुकड़ा अंदर अट्रैक्ट होकर ऊपर आपको रीडिंग प्रोवाइड करता था। यहाँ पे भी तो कुछ ऐसे ही हो रहा है, बस एक फ़र्क है कि यहाँ कोई आयरन का टुकड़ा नहीं अटैच हो रहा है, यहाँ घुमाने वाला मैकेनिज्म भी एक कॉयल से ही बना हुआ है, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी पूरा कुछ सेम है, सब कुछ एवरीथिंग इज सेम। ठीक, तो अगर मैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को छोड़ के, देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, उसकी लिमिटेशन आपको पता है कि भाई उसकी लिमिटेशन क्या क्या है, कि उसको वर्टिकली नहीं वर्टिकली यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टली नहीं यूज़ कर सकते, अलग अलग एंगल्स पे नहीं यूज़ कर सकते, अपसाइड डाउन के फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को, है ना। और बाकी टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब का खेल भी होता है उसके लिए, जिससे उसकी रीडिंग्स में फ़र्क पड़ जाएगी। रह गई बात एडी करंट डैम्पिंग की, उसके लिए परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब यहाँ सोचिए मैग्नेटिक फील्ड बन ही रहा है किससे, टेम्परेरी कंडीशन से, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट से बना रहे हो, तो गलती से भी अगर आप परमानेंट मैग्नेटिक से करीब ले आए तो आपके पूरे सेटअप का जो रीडिंग है उसको ये अफेक्ट कर देगा। तो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड तो ला नहीं सकते हम लोग इसके, क्योंकि इसका खुद का ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटा होगा, और ज़रा सा भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप इसको दे दोगे ये गलत रीडिंग देने लग जाएगा आपको। तो एडी करंट डैम्पिंग का भी सवाल नहीं उठता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का ये खुद ही का सेटअप है पूरा का पूरा, तो उसको देने का सवाल नहीं उठता। रह गया एक ही जो है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, तो हम लोग यही प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर। कंट्रोलिंग टॉर्क जो है स्प्रिंग से प्रोवाइड करते हैं, ये बेसिक्स है। अब बात ये है कि इसका सर टॉर्क कितना बनता है इसमें। ठीक है, अब आते हैं जरा मेन टॉपिक पे, दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यहाँ से ए एग्जाम के लिए ज़्यादा काम की चीज़ है। So deflecting torque in dynamometer type instruments, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसका डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का। ठीक, चलिए देखते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग का पूरा बेस जो बनता है वो एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट से बनता है। ठीक है, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है वही का बेस पूरा यहाँ पे है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला भी आप डायरेक्टली वहां से उठा सकते हो। कैसे उठा सकते हो, चलो देखते हैं। देखते हैं इन आपकी कॉपी में एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट का टीडी का एक्सप्रेशन मैंने बनवाया हुआ है, तो वो होगा इन एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास टीडी का एक्सप्रेशन एक हुआ करता था। आपको याद है क्या कि इस टीडी का एक्सप्रेशन जो हम लोग बनाते थे क्या बनाते थे, ऐसा बनता था, हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा, हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा, है ना। तो हम लोग बोलते थे चेंज इन इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन थीटा, उस रिस्पेक्ट में हम लोग देख करके एक्सप्रेशन बनाए थे। ये एमआई का था, है ना। अभी डायनामोमीटर का इसके ऊपर बेस करके कैसा बनेगा वो समझेंगे हम लोग। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के केस में क्या होता है हमारे पास, देखिए इस एमआई में क्या होता था, एक ही कॉयल हुआ करती थी, है ना, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाने वाली कॉयल थी। मूविंग सिस्टम तो आयरन का था, उसमें कोई कॉयल वॉयल नहीं रहती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ दो कॉयल है। तो लिखेंगे इन डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स we have two coils, we have two coils। अगर दो कॉयल है तो दोनों कॉयल में दो अलग अलग प्रकार की करंट भी जा रही है, I1 I2 दो करंट जा रही है ना। पहले के केस में क्या होता था, एक ही कॉयल सेट था, एक ही करंट जाया करती थी उसमें। यहाँ दो कॉयल है तो भाई दो अलग अलग टाइप की करंट भी जा रही है, ठीक। thus two currents I1 एंड I2। तो एक्सप्रेशन में अगर मैं ये दोनों करंट की वैल्यू को पुट करूं तो क्या एक्सप्रेशन बनना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज का ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर वहां क्या होता था, एक ही कॉयल सेट थी तो एक ही इंडक्टेंस था, उसी में जो चेंज होना है होता है। यहाँ पर क्या है आपके पास, क्योंकि दो कॉयल है तो इंडक्टेंस भी दो होगा, तो उसमें चेंज इन इंडक्टेंस भी दो के फॉर्म में आप बताओगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसका मतलब आप इसका एल इक्विवेलेंट बताओगे, डी एल इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, ऐसा बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। एल इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस के फॉर्म में आपको इसका एक्सप्रेशन बताना होगा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, ऑल्सो dl by d theta will become dl equivalent by d theta, है ना। जहां पे हमको ये पता है कि L इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, L1 प्लस L2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही म्यूचुअल इंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही इंडक्टेंस बन सकता है वहां पे, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, ये एक्सप्रेशन है। तो अगर मैं ये बोलूं कि चलो यहाँ पे L1 L2 फिक्स है, तो L इक्विवेलेंट अगर मेरा फिक्स हो जाता है, इन केस L इक्विवेलेंट तो फिक्स नहीं होगा, L1 L2 फिक्स होगा। सो इफ वी से, मैंने बोला सेल्फ इंडक्टेंस में कुछ नहीं चेंज करना है, ठीक है, वो जैसा है L1 L2 एज इट इज रहेगा। जो चेंज होगा म्यूचुअल में होगा कि या तो वो +2m हो जाता होगा या वो -2m हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन की डॉट कन्वेंशन कैसा है। सो इफ वी से L1 एंड L2 आर फिक्स्ड, ठीक है, L1 L2 अगर फिक्स्ड है तो उस केस में मेरा एक्सप्रेशन कैसा बन सकता है, सोचिए। सो d बाई डी थीटा या डी एल इक्विवेलेंट बाई डी थीटा इज इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ 2 टाइम्स ऑफ m। यही बचना चाहिए। कहाँ से आया 2 टाइम्स ऑफ m, या इसको ऐसा कर लो कि 2 को बाहर निकाल लो, डी एम बाई डी थीटा हो जाएगा, और 2 तो कांस्टेंट है ना, डी एम बाई डी थीटा ऐसा ही बनेगा। क्यों, क्योंकि L1 L2 कांस्टेंट है तो बच गया मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ m, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फंडा। तो 2 को बाहर निकाल लो कांस्टेंट, डी एम बाई डी थीटा, यानी यही एक्सप्रेशन डी एल इक्विवेलेंट बाई डी थीटा ना लिख के इस एक्सप्रेशन को मैं 2 टाइम्स ऑफ डी एम बाई डी थीटा लिख सकता हूँ फॉर डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। लिख सकते हैं ना इसको ऐसा। फाइनल एक्सप्रेशन सोचिए जरा क्या आएगा, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर, लिख सकते हो आप इसको, its value will depend upon the mutual inductance of coil या बिटवीन द कॉइल्स, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। सो वी विल हैव, अब इस बार अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन फिर कैसा बनेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ एम आई में क्या था, आई स्क्वायर का फॉर्म था। यहाँ आई स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 इंटू I2, क्योंकि दोनों में दो अलग अलग करंट होगी, है ना, दो कॉइल का सेट है, दोनों में दो अलग अलग करंट होगी। तो I1 I2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ डी एम बाई डी थीटा। अब 2 और 2 अगर कैंसिल आउट हो गया, सो वी कैन से ना कि टी डी इज इक्वल टू I1 I2 dm बाई डी थीटा। बहुत काम का एक्सप्रेशन है, और देखो कितना आसान तरीके से आया ये एक्सप्रेशन, बहुत सिंपल है। एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से शुरू होता है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इससे पहले का भी पोर्शन काम का है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब एक्सप्रेशन खास तौर पे इंपॉर्टेंट है, कैसे आया वो डेरिवेशन अगर आप भूल भी जाओगे पेपर में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका मेजर सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक्सप्रेशन को जरूर याद रखिएगा कि आपका क्वेश्चन बनना चाहिए वहां पे, ये मेजर टास्क है, ठीक।
ठीक है। सो I1 I2 dm अपॉन डी थीटा, ये किसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है? ये डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का एक बेसिक, एक जनरलाइज्ड फॉर्म में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। ठीक है। सो दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, this is the deflecting torque of dynamometer type इंस्ट्रूमेंट्स। डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। ठीक, तो क्या ये एक्सप्रेशन सब में कॉमन होगा? एमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वॉट मीटर का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो क्या ये वॉट मीटर का भी ये एक्सप्रेशन होगा क्या सर? नहीं, जनरलाइज और डिटेल्ड एक्सप्रेशन में थोड़ा सा अंतर होता है। ये जनरलाइज एक्सप्रेशन है, बाय डिफॉल्ट ये जनरलाइज एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होगा, स्पेसिफिक पूछेगा, आपको बोलेगा नहीं डायनामोमीटर टाइप एमीटर या डायनामोमीटर टाइप वोल्ट मीटर या डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर, उसका बताओ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का क्या सीन है। उसमें भी क्या अंतर होगा पता है आपको? बोलेगा बताओ कहाँ पे लीनियर स्केल फॉर्म होगा, कहाँ पे नॉन लीनियर स्केल फॉर्म होगा। तो उसके लिए आपको पहले तीनों का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। तो हमारे पास डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में यहाँ से अब तीन कैटेगरी क्रिएट होती है। सो दस वी कैन से दैट, यहाँ से एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स are classified in three types। तीन कैटेगरी में इसको क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सी तीन कैटेगरी है? फर्स्ट है डायनामोमीटर टाइप एमीटर, देन सेकेंड इज डायनामोमीटर टाइप वोल्ट मीटर। और जब वोल्टेज और करंट निकल गया तो पावर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से मिल जाएगा आपको। थर्ड वन इज डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप पूछोगे तो वॉट मीटर, डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका फंडामेंटल समझने के लिए ये दोनों समझना जरूरी है, इन दोनों के बिना ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हमको तीनों चीज पढ़ना है। आने को क्वेश्चन एमीटर और वोल्ट मीटर से भी आया है, लेकिन इन दोनों की तुलना में इससे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं अभी तक मैक्सिमम एग्जामिनेशन में। ठीक, तो हमको उस अकॉर्डिंग पढ़ना है, समझना है सारी चीजों को। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं अब इसके आगे। तो देखते हैं भाई, तो इस पॉइंट पर अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डायनामोमीटर टाइप एमीटर। एमीटर क्या मेजर करता है? आप लोग सब जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि एमीटर से क्या मेजर करते हैं हम लोग। एमीटर क्या चीज का मेजरिंग डिवाइस है? स्टार्ट करते हैं डायनामो, आज की क्लास का यही मेन टॉपिक भी है, डायनामोमीटर टाइप एमीटर। डायनामोमीटर टाइप एमीटर। ठीक है, सभी ने लिख दिया गया कमेंट सेक्शन में कि एमीटर किस क्वांटिटी को मेजर करता है, कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करता है? तो भाई इसका राइट आंसर ये है कि एमीटर जो है वो करंट का मेजरमेंट करता है। ठीक है, नाम से समझ गए होंगे आपके, एम मीटर एम्पियर्स के फॉर्म में रीडिंग देता होगा। ठीक, डायनामोमीटर टाइप एमीटर, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज यूज्ड फॉर करंट मेजरमेंट। इट इज यूज्ड फॉर करंट मेजरमेंट। ये सवाल नहीं पूछेगा आपको कभी भी कि क्या मेजर करने के लिए यूज होता है। आपको क्या पूछेगा? बोलेगा बताइए यहाँ पे फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है, क्या एक एक ही रहती है दोनों की और उसमें कोई डिफरेंस होता है? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, इसको ध्यान से लिखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करके। हियर फिक्स्ड कॉइल is split into two parts, FC1 and FC2। अब यहां से प्रॉपर इसका खेल शुरू होता है, एकदम मस्त तरीके से इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको।
फिक्स्ड कॉयल अब यहाँ से दो पार्ट में ब्रेक होगी। अभी तक जब तक आप जनरलाइज फॉर्म देख रहे थे आपने देखा कि एक फिक्स्ड कॉयल एक मूविंग कॉयल, कुल मिला के दो कॉइल्स थी। अब तीन कॉयल हो गई आपके पास। कैसे? फिक्स्ड कॉयल का ही दो टुकड़ा हो गया है, दो पार्ट हो गया है, और एक मूविंग कॉयल। अब आप सोचेंगे सर ये करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि करंट मेजरमेंट कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमेशा जरूरी तो है नहीं कि छोटे अमाउंट की करंट मिलेगी। कभी कभी ऐसा होगा कि ह्यूज करंट को मेजर करना होगा, और कभी ऐसा होगा बहुत ज़्यादा छोटी अमाउंट की करंट को मेजर करना पड़ेगा। तो आपको एक कंसिडरेबल आउटपुट क्रिएट करने के लिए, कंसिडरेबल अमाउंट का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्रिएट करने के लिए आपको कॉइल्स का एडजस्टमेंट ऐसे करना पड़ेगा कि आपकी कॉइल्स मिलके हैवी करंट को झेल सके। अब आप सोचोगे सर कॉइल तो वही है, उसी को दो पार्ट में डिवाइड करने से कैसे वो हैवी करंट को झेल सकेगी, है बिना खराब हुए, बिना खराब हुए। चलिए मान लेते हैं ये कॉइल है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास फिक्स्ड कॉइल है, एक ही फिक्स्ड कॉइल होता, ठीक है। और यहां कहीं पर चलिए यहां बना लेते हैं ऐसे। मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक फिक्स्ड कॉइल होता, और यहां कहीं पे होता मेरे पास मूविंग कॉइल, ऐसे, ठीक। और यहां से एक पॉइंटर जो है इसके साथ, मूविंग कॉइल के साथ अटैच्ड होता थ्रू द कंट्रोल स्प्रिंग। ऐसा सेटअप मानते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और ये जो सेटअप है ये 10 एम्पियर की करंट झेल सकता है, मतलब ये जो फिक्स्ड कॉइल है मेरा वो 10 एम्पियर की करंट को झेल सकता है, ऐसी इसकी क्षमता है। एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा तो आपको जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर समझ आ जाएगा, और वो आंसर अगर बन गया आपसे तो फिर कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये लोड है मेरे पास कोई भी टाइप का, ये फिक्स्ड कॉइल है, एंड दिस वन इज द मूविंग कॉइल, ठीक। तो फिक्स्ड कॉइल जो है उसकी क्षमता है कि वो 10 एम्पियर की करंट झेल सकता है। 10 से ज़्यादा अगर करंट गया तो इस केस में क्या होगा भाई, हैवी करंट फ्लो होगा, हीट डिसिपेशन होगा, खराब हो जाएगा फिक्स्ड कॉइल, जल जाएगा। तो लोड ने अगर ज़्यादा करंट ड्रॉ करना शुरू किया उस केस में फिक्स्ड कॉइल के थ्रू ज़्यादा करंट जाएगी और डैमेज होने का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक। 10 एम्पियर की इसकी क्षमता है। अगर मैं इस कॉइल को बीच से काट दूं और मुझे इसकी लोड बेयरिंग क्षमता को बढ़ाना है, मैं चाहता हूं कि ये 20 एम्पियर ले ले, 20 एम्पियर करंट देना चाहता हूं मैं, और चाहता हूं उसी 20 एम्पियर करंट को मेजर करने के लिए इसी सेटअप से काम बन जाए, इसमें कोई नया कॉइल वगैरह ना ला के लगाना पड़े। तो मैं क्या करूंगा उस केस में, कैसे करें, इसी को काट के सीरीज में लगाने से काम बनेगा कि इसको काट के पैरेलल में कनेक्ट करने से होगा? स्प्लिट तो करना है दो पार्ट में, लेकिन वो स्प्लिट करने के बाद जो दो पार्ट होंगे इसके, क्या उन दोनों को एक दूसरे के साथ सीरीज में रखने से वो 10-10 एम्पियर अलग अलग ले पाएंगे, या पैरेलल में रखने से ये चीज़ हो पाएगा? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है। सीरीज में आपको पता है करंट सेम फ्लो होती है, सीरीज में करंट कभी बदलती नहीं है। अगर 10 एम्पियर जा रहा है तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, पूरे में 10 एम्पियर जाएगा। सीरीज में करंट में कुछ नहीं चेंज होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको जब आप स्प्लिट करेंगे, दो पार्ट में स्प्लिट, तो आपको इनके दोनों पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा, एक रिप्रेजेंटेशन जैसा है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, बट हाँ इससे आपको कंसेप्ट पकड़ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। मान लीजिए इसी फिक्स्ड कॉइल को दो पार्ट में स्प्लिट कर देता मैं, क्या हो जाता, अब दोनों के दोनों कॉइल्स 10-10 एम्पियर झेलने के क्षमता रखते हैं। दिस इज FC1, दिस इज FC2। फिक्स्ड कॉइल दो पार्ट में हो गया, ठीक है। दिस इज मूविंग कॉइल, यहाँ से पॉइंटर लगा हुआ है। फ़ायदा क्या हुआ इससे? फ़ायदा ये हुआ कि अब जब मैं यहाँ से 20 एम्पियर की करंट भेजूंगा और दोनों कॉइल की इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, जो रिएक्टेंसेस है, वो सारा कुछ सब कुछ सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं अगर है, एकदम बराबर है, आइडेंटिकल है, तो उस केस में इक्वल अमाउंट में करंट का स्प्लिट होगा। 10 एम्पियर की करंट यहाँ से जाएगी, 10 एम्पियर की करंट यहाँ से जाएगी, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। एट द एंड फिर से यहाँ से 20 एम्पियर जाने लग जाएगी। तो देखिए ये अकेला फिक्स्ड कॉइल जो पहले 10 एम्पियर खाली झेल सकता था, अब देखिए ये पूरा दोनों फिक्स कॉइल मिल करके 20 एम्पियर भी झेल सकते हैं। ये कैपेसिटी इसकी बढ़ गई। तो कॉइल्स को अगर हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं तो हम लोग लो और हाई करंट के लिए कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरा चीज़, जब भी हमको जैसे लो करंट एप्लीकेशन है, जब भी जैसे मान लीजिए लो करंट एप्लीकेशन है, आपको 20 नहीं, आपको 0.2 एम्पियर्स करंट मेजर करना है, तो क्या करेंगे, दोनों फिक्स्ड कॉइल को सीरीज में लगा दीजिए। सीरीज में करंट नहीं चेंज होती है, तो जितनी करंट आ रही है उस पूरे के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा टोटल, और आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक। कंक्लूजन क्या निकलता है,
कंक्लूजन ये निकलता है कि फिक्स्ड कॉइल्स आर स्प्लिट in order to fixed coils are split in order to compensate the low or high current flow, लो और हाई करंट फ्लो। ठीक, डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे। तो अगर हम लोग यहाँ से पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो वो किस चीज़ के लिए करते हैं? पैरेलल कनेक्शन हाई करंट को कंपनसेट करने के लिए करते हैं कि लो करंट को कंपनसेट करने के लिए करते हैं? सो लेट इट बी FC1 FC2, ये हो जाएगा हमारा पैरेलल कनेक्शन। ये सब मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको बाद में पढ़ने के समय, बाद में रिवीजन करने के समय डाउट नहीं आना चाहिए। सो उस चीज़ के लिए मैं पहले से ये सारा चीज़ लिख देता हूँ, उस समय भी आप पढ़ो तो इसको देख के पूरा याद आ जाएगा। तो दिस इज द पैरेलल कनेक्शन केस। ये कब करते हैं? फॉर हाई करंट एप्लीकेशन। एक केस हो गया, दूसरा बना देते हैं। सेकंड केस, ये आ गया हमारा मूविंग कॉइल। ठीक है, और यहां लगा देते हैं लोड। मान लीजिए लो करंट एप्लीकेशन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स्ड कॉइल्स को आप सीरीज में लगा दीजिए। लेट इट बी FC1 FC2, है ना। ये पूरा क्या हो गया? दीज आर सीरीज कनेक्टेड सेटअप। दिस इज द सीरीज कनेक्शन। ठीक है, सो दिस इज मूविंग कॉइल, दिस इज ऑल्सो मूविंग कॉइल। ये क्यों करते हैं सीरीज कनेक्शन? फॉर लो करंट एप्लीकेशन। ठीक है, हाई करंट एप्लीकेशन, लो करंट एप्लीकेशन, दोनों का सेटअप समझ गए आप यहां तक? तो यहां तक हमारे पास आ गया कि भाई सेटअप किस तरीके का रहेगा, डिपेंड करेगा कि भाई आपको मेजरमेंट किस लेवल की करनी है। ठीक है, तो फाइनल कनेक्शन अगर मैं आपको दिखाऊं फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल का, एक फाइनल सेटअप का डायग्राम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, लेट से यहां पर लगा हुआ है लोड। ये हो गया मूविंग कॉइल, ऊपर के दोनों हो गए फिक्स्ड कॉइल्स। लेट इट बी FC1 FC2 मूविंग कॉइल, और इनके बीच से हो गया, यहां बना देते हैं, चलो ऊपर बनाते हैं पॉइंटर। पॉइंटर बनाने के बाद ये बना दिया इसकी स्केल 0। ठीक है, ये हो गई इसकी पॉइंटर, और ऐसा कुछ इसका फाइनल सेटअप बनता है। ठीक है, तो यहां से जो करंट जा रही है, लेट इट बी करंट I1, इसमें से जाने वाली करंट को हम लोग I2 शो करते हैं। लोड है तो उसके हिसाब से करंट में जो भी यहाँ चेंजेस दिखेगा हमको, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें शो करेंगे। एक्चुअल में मूविंग कॉइल का सेटअप अलग है, इसके साथ हम लोग सीरीज में शो कर रहे हैं, बट ये सेटअप सेपरेट है। तो ये फाइनल सेटअप बनता है फॉर डायनामोमीटर टाइप, डायनामोमीटर टाइप एमीटर का। ठीक है, तो ये हो गया डायनामोमीटर टाइप एमीटर, एक बेसिक सेटअप इसका हो गया। तो अब पूरा का पूरा सेटअप इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम के साथ आपको क्लियर है। ठीक है, तो इस कंडीशन पर फिक्स्ड कॉइल जो है सीरीज विद मूविंग कॉइल है एमीटर का। तो अब आपको ये पूछेगा कि बताओ, ऐसी कनेक्शन को दिखा के पूछेगा कि बताओ ये कौन सी करंट एप्लीकेशन के लिए, मेजरमेंट के लिए है? ये हाई करंट मेजरमेंट एप्लीकेशन का है सेटअप या लो करंट मेजरमेंट एप्लीकेशन का है सेटअप? ये सोच के आपको बताना होगा, है ना। एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया और आपको पूछा कि चलो इसको देख के बताओ कि ये हाई करंट मेजरमेंट का सेटअप है कि लो करंट का। इसका आंसर क्या होगा? दिस सेटअप इज फॉर लो करंट मेजरमेंट सेटअप। ठीक है, लोअर वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने के लिए ऐसा सेटअप लगेगा। अब तो आप देख के ही बता पाओगे सारी चीजें। ठीक है,
अज्यूम किया हम लोगों ने शुरू में कि I1 करंट फिक्स कॉइल से जाने वाली करंट है और I2 करंट मूविंग कॉइल से जाने वाली करंट है। ठीक है, क्या क्या है? I1 फिक्स्ड कॉइल करंट, I2 मूविंग कॉइल करंट। ये बात हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, दोनों की, क्योंकि डेरिवेशन जो किए थे उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको रखा। ये इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों सप्लाई के मेजरमेंट के लिए काम करता है, दोनों ही सप्लाई पे मेजरमेंट कर सकता है। तो ये भी पॉइंट आपको लिखवा देता हूं। दिस इंस्ट्रूमेंट, मतलब इस मामले में भी एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट के जैसा ही है। दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर एसी as well as for DC application। AC और DC दोनों टाइप की सप्लाई पर मेजरमेंट प्रोवाइड कर सकता है। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा, ये सवाल बन सकता है। AC एंड DC बोथ सप्लाई, दो बोथ क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। तो इस मामले में MI जैसे हो गया, ये चीज आपको समझ आ गया। भाई मूविंग आयरन में भी तो यही होता है, उसको भी AC DC दोनों टाइप की सप्लाई की मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अगर DC में इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बताना होगा तो कैसे बताऊंगा? फॉर DC सप्लाई। चलिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिखेंगे, कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, इसको एक्सप्रेस कर चुके हो आप ऑलरेडी। TD इज इक्वल टू, क्या हमको यहाँ पे I1 I2 लिखना चाहिए? लिखना चाहिए, इनटू 2 टाइम्स ऑफ dm बाई डी थीटा होगा क्या? नहीं सर, वो हाफ से कैंसिल हो चुका ऑलरेडी। सो इट विल बी dm बाई डी थीटा। किस केस में? TD। तो इस एक्सप्रेशन में तो कोई चेंज नहीं आया, ये तो वही सेम एक्सप्रेशन है जो पहले ही डिराइव करवा दिया था मैंने, जनरलाइज एक्सप्रेशन है ना। तो डीसी सप्लाई का अगर केस है और आप एक डायनामोमीटर टाइप का एमीटर यूज कर रहे हो तो उसकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऐसी ही होगी, ये उसकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन है। लेकिन जब आप एसी सप्लाई पे जाओगे तो बात कुछ और होगी। इन केस ऑफ एसी सप्लाई, अब क्या फर्क पड़ेगा समझिएगा ध्यान से। एसी सप्लाई, उसमें आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यूज मिलेंगी। करंट I1 जा रही है तो IM साइन ओमेगा टी होगी, करंट I2 जा रही होगी तो IM साइन ओमेगा टी माइनस सम एंगल्स होगी। इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा आपको। तो लेट्स से यहां लिखेंगे हम लोग फिक्स्ड कॉइल करंट, फिक्स्ड कॉइल करंट I1 इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा T1। ठीक है, IM1 साइन ओमेगा T1 ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो IM1 लिख लेते हैं साइन ओमेगा टी। ठीक है, IM1 साइन ओमेगा टी, इतनी करंट जा रही होगी। सिमिलरली अगर मैं मूविंग कॉइल की करंट की बात करूं तो विच इज I2, क्या एक्सप्रेशन बनेगा? क्या सेम फेज में होगा क्या दोनों? भाई इंडक्टर है ना, इंडक्टर के केस में थोड़ा सा बेसिक पे लेके जाता हूं आपको फिर से एक बार, जो BEE में पढ़ते हैं हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में। इंडक्टर क्या करता है? हमेशा करंट और वोल्टेज के बीच में क्या स्टेटस लेकर के आता है? 90 डिग्री का फेज शिफ्ट लाता है। लेकिन लीड कौन करता है? वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करने लग जाता है इंडक्टर के केस में। अगर कैपेसिटर लगा हुआ है, प्योर कैपेसिटर, तो इन दैट केस 90 डिग्री का फेज शिफ्ट वहां पे भी होता है। लेकिन इस बार करंट 90 डिग्री लीड करती है फ्रॉम द वोल्टेज, आइडियल है तो प्योर कैपेसिटर या प्योर इंडक्टर के केस में। बाय डिफॉल्ट अल्फा एंगल आप अज्यूम कर सकते हो अपनी मर्जी से। बाय डिफॉल्ट स्टेटस वही होगा, कंडीशन वही होगी जैसे इंडक्टर का केस है। तो उस इंडक्टर की करंट अपने वोल्टेज से आप 90 डिग्री लैग करेगी इंडक्टर के केस में। प्रैक्टिकल केस में 90 डिग्री लैग नहीं करेगी, लेकिन कुछ एंगल से लैग जरूर करेगी, है ना, ये चीज होगा वहां पर। तो इस केस को भी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस से कि I2 विल बी इक्वल टू IM2 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। अल्फा डिग्री का लैग हो रहा है वहां पे, ठीक है, अल्फा डिग्री का लैग हो रहा है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस ऑफ लिखेंगे, हमको अभी पता नहीं कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, हम ये केवल अज्यूम कर रहे हैं। सो हियर वी हैव अज्यूम्ड a phase difference of alpha between I1 and I2 या small I1 and small I2।
फिक्स्ड कॉइल करंट एंड मूविंग कॉइल करंट के बीच का फेज डिफरेंस। अब यहाँ से आप इसको टी डी के एक्सप्रेशन में सॉल्व कर सकते हो, बट उतना डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखवा दूंगा मैं आपको। अब देखिए टी डी इज इक्वल टू क्या है आपके पास, आई वन आई टू डी एम बाई डी थीटा है। अब इसमें आप आई वन आई टू की वैल्यू पुट करोगे, आप लिखोगे टी डी इज इक्वल टू आई एम वन साइन ओमेगा टी इंटू आई एम टू साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा इंटू डी एम बाई डी थीटा। ऐसा करके आपका एक्सप्रेशन जो है वो शुरू होगा। ठीक, अब इसको आप पूरा फुल्ली डिराइव करेंगे। आप इसमें साइन कॉस का आइडेंटिटी की भाई साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी वाला एक्सप्रेशन जो है वो आप बनाएंगे, है ना। ऐसे एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन बनेगा कि आई एम वन आई एम टू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। ठीक है, फिर इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है इसी को हम लोग बोलेंगे। चलिए आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ये बहुत रेयरली पूछता है ये वाला पॉइंट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। दिस इज नोन एज, ये ज़्यादा डेप्थ का चीज़ है तो ये आपको इसमें नहीं पूछेगा। ये एकदम टिपिकली जो इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक एग्जाम में पूछता है ये सब चीज़। ये आपके लिए उतना काम का नहीं है। दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं मार्क करवा रहा हूँ, मत करिए इस पे इंपॉर्टेंट मार्क, बस अपने समझने के लिए इसको देख लीजिए। तो इसके आगे इसका पूरा एक्सप्रेशन होता है। अब हमको इसके आगे इसका एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 पाई टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, 0 से 2 पाई के लिमिट में, डी ओमेगा टी के फॉर्म में हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। किसका, देखिए ऐसा करेंगे, टी डी एवरेज, एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू टी डी, टी डी का जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये पूरा टी डी का एक्सप्रेशन है, इस पूरे को पुट कर देंगे डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 to 2 पाई। लेकिन आपको ये सब नहीं सॉल्व करना है ना, इसका सोल्यूशन आपके किसी काम का नहीं है, मतलब इसका जो डेरिवेशन पार्ट है ये यूजलेस है, इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और आपके दिमाग में और खूब सारी नई नई चीज़ों का कन्फ्यूजन क्रिएट होगा बस। तो बस आप इतना मान लीजिए कि ये पूरी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड ऑफ दैट क्वांटिटी, तो ये जो 2 पाई है ये टाइम पीरियड है, 0 से 2 पाई का टाइम पीरियड जो है, जो हम लोग ऐसा एक वेव बनाते हैं एसी का, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं। दिस इज 0, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई। 2 पाई मतलब रेडियंस में हो रहा है और 360 डिग्री को रिफर कर रहा है, तो वही दिखाने के लिए हम लोग इसको उस लिमिट के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे आप यहाँ से डेटा रख के, मैं डायरेक्टली आपको नेक्स्ट पेज में सीधे इसका एंड रिजल्ट लिखवाने वाला हूँ, क्योंकि वो काम की चीज़ है। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर सॉल्व कर रहे होंगे और नहीं कर पा रहे होंगे तो मुझे बताइएगा, मैं पूरा का पूरा लिख के आपको अलग से ग्रुप में भी भेज दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, बट मत करिएगा, उससे टाइम वेस्ट होगा और वो काम का भी नहीं उतना। तो मैं डायरेक्टली आपको टी डी का एक्सप्रेशन लिखा रहा हूँ फॉर ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। डीसी सप्लाई के लिए तो लिख चुके हैं, तो टी डी का एवरेज वैल्यू कैसे बताएंगे, जो हम लोग जिसके लिए वो डेरिवेशन, मतलब जिसके लिए वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। इट विल बिकम, लास्ट में हम लोग इसको आर एम एस फॉर्म में चेंज करेंगे, आई आर एम एस 1 इंटू आई आर एम एस 2 इंटू कॉस अल्फा डी एम बाई डी थीटा, कॉस अल्फा डी एम बाई डी थीटा। लिखने के समय आर एम एस को मेंशन नहीं किया जाता है, तो डायरेक्टली I1 I2 कॉस अल्फा डी एम बाई डी थीटा ये भी लिखा जाता है। ठीक है, सो इसको लिख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। So this is the expression for deflecting torque. This is the expression for deflecting torque on AC supply in dynamometer टाइप एमीटर। कंप्लीट हो गया ये इसी के साथ। अब आपको इसको देख के कंक्लूजन लिखना है इसका कि भाई इसका एंड रिजल्ट क्या है, ये सब जो किए, जो डिराइव किए, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है सर। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जब आप यहाँ पे देखोगे, अगर इसका फाइनल एक्सप्रेशन पूछेगा ना आपको, फाइनल एक्सप्रेशन कैसे बताओगे पता है, देखिए इसका फाइनल एक्सप्रेशन है, देखिए इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आई आर एम एस 1 आई आर एम एस 2, अगर आप इस सर्किट को देखें तो सेम करंट है,
ये देखिए, एक दो पेज पीछे चलते हैं, आपको ये सर्किट दिखाता हूँ मैं। आप देखेंगे सर सेम ही करंट तो जा रही है, IRMS1 और IRMS2, इसमें क्या फ़र्क है? बोथ आर सेम करंट्स। कब? जब एंगल जीरो है तब। अगर अल्फा एंगल जीरो हो जाता है, अल्फा कौन सा एंगल है? इन्हीं दोनों करंट्स के बीच का एंगल है, कहीं पे लिखवाया होगा मैंने, ये देखिए लिखा हुआ ना, वी हैव अज्यूम्ड अ फेज डिफरेंस ऑफ अल्फा बिटवीन I1 एंड I2। अगर अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्या होगा? I1 I2 इक्वल हो जाएंगे, और क्या होगा? I1 I2 की वैल्यू सेम फेज में हो जाएगी, मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही था, फेज भी सेम हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बोलता है? इफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, है ना, दैट मीन्स नो फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2। इन दैट केस व्हाट विल हैपन? दोनों की वैल्यू इक्वल, उसको I लिख दो आप सीधे सीधे। देन TD इज इक्वल्स टू I स्क्वायर कॉस अल्फा DM बाई डी थीटा। क्योंकि अल्फा जीरो है तो कॉस अल्फा क्या होगा? 1 हो जाएगा। और यू कैन से TD इज इक्वल्स टू I स्क्वायर DM बाई डी थीटा। कंप्लीट आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। कभी कभी पेपर में ये वाला दे देगा, कभी इसके पहले वाला एक्सप्रेशन देगा, दोनों एक ही चीज़ है। ये उससे ज़्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म है इस कंडीशन के लिए। जब ये कंडीशन नहीं यूज़ करोगे तो पिछला वाला जो लिखवाया मैंने बॉक्स बना के वो रहेगा, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है डायनामोमीटर टाइप एमीटर का, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ध्यान रखिएगा, इस पूरे दौरान आपने एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकाला है, एवरेज का एक्सप्रेशन मैंने आपको लिखवाया पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होगा, FC1 FC2 को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों प्लेस किया हम लोग? इसलिए प्लेस किए, मूविंग कॉयल के दोनों तरफ इसको प्लेस करके रखें। कारण क्या था इसका? आप सोच रहे होंगे सर सेटअप ऐसा क्यों बनाए? देखिए, ऐसा इसलिए बनाए ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़े, इस कॉयल में बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का असर जो यहाँ होगा, और इस कॉयल में बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का जो असर होगा, दोनों यूनिफॉर्म होना चाहिए इस मूविंग कॉयल पे। ऐसा ना हो कि मूविंग कॉयल किसी एक ही फिक्स्ड कॉयल के इन्फ्लुएंस में घूमने लग जाए, तो उससे जो उसका मूवमेंट होगा उसमें गड़बड़ी होने का चांस है, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म मूवमेंट बने, इस वजह से हम लोगों ने ऐसे स्प्लिट किया उसको दो पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ तक था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्सप्रेशन, उसका एवरेज फॉर्म, उसका फिक्स्ड का फॉर्म, जनरल फॉर्म, तीनों तरीके का मैंने आपको लिखवा दिया इसीलिए। और ये एमीटर का एक्सप्रेशन बनता है यहाँ से। कंक्लूजन और बाकी सारी चीज़ें आपको अगली क्लास में लिखवाऊंगा मैं। आज की क्लास को अब यहीं पे हम लोग वाइंड अप करते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल मस्त तरीके से रखते हैं इस क्लास को। आई होप अभी जितना कुछ पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आगे क्या कैसे पढ़ना है, और हाँ मैं साथ में ये भी बता दूँ आप लोगों को कि हमारा जो कोर्स है वो भी ऑनगोइंग है। UPPSC AE 2024 का लाइव ऑनलाइन कोर्स आपके लिए चल रहा है ऐप पर। ऐप कौन सी है? YCT बुक ऐप है, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी में क्लासेस चल रही हैं। ये क्लासेस का भी प्रेजेंटली क्या प्राइस चल रहा है वो जानने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, 9616393286, ठीक है। तो इसमें अच्छा खासा आपको ऑफर वगैरह भी मिलता रहता है। कंप्लीट सभी फैकल्टीज़ का पढ़ाया हुआ ज़ोरदार कंटेंट मिलेगा आपको। UPPSC AE प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस पूरे कोर्स के भीतर। सारे सब्जेक्ट्स आपको वहीं पे मिलेंगे, थ्योरी, MCQ, टेस्ट पैटर्न, सब कुछ आपको उसके अंदर बताया जाएगा, और मज़ेदार तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। उस कोर्स के बाद आपको बाहर कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई और एडिशनल कंटेंट की नीड नहीं पड़ेगी उसमें, ठीक है। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी से मिलते हैं अगले सेशन पे 7 PM, फिर से कल मिलूंगा आप लोगों से। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एंड हैप्पी मकर संक्रांति एज वेल आप सभी को। मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। कल की क्लास में मिलते हैं शाम 7 बजे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।